Hello and welcome to The Print. The entire country has been witnessing aggressive debate over the proposed Uniform Civil Code. Many minorities have now expressed apprehension that it is going to be in conflict with their religious practices. At the same time, the Law Commission has also has come up with a public notice asking all to give their views on what they think would be the new Uniform Civil Code. Well, what does it mean? Will it affect the minorities at all? And how exactly is it going to affect them? We have with us the National Minorities Commission Chief, Iqbal Singh Lalpura, to talk about the Uniform Civil Code and at the same time, how will it affect the minorities or whether it will have no impact over them at all. Sir, welcome to The Print. Thank you. Sir, first of all, जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, जो प्रपोज यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उस पर काफ़ी एप्रीहेंशन आ रही है. पहली बात, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो प्रपोज किया गया वो है क्या? हम उससे शुरुआत करते हैं. यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो दिस इज़ द कंसेप्ट जो संविधान की सभा जब बनी जी, तो उनके मन में ये बात था कि यहाँ एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए. आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए दर्ज किया गया. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे राष्ट्रपति भी रहे, वो कानूनी ये कॉन्स्टिट्यूशन जो कमेटी थी उसके प्रेसिडेंट थे और ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट थे अम्बेडकर साहब. बड़े अच्छे विद्वान लोग थे, लॉ एक्सपर्ट थे, सोशल वर्कर थे. सारी तरह उन्होंने दे हैव फेस दी इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट और जो अंग्रेज़ का वो भी देखा था. लेकिन उसके बाद ये लागू नहीं हुआ, बड़े साल तक नहीं लागू हुआ. 95 में जस्टिस कुलदीप सिंह ने एक केस में फैसला किया कि ये जो एक देयर वाज ए कपल जिनकी मैरिज हो गई हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार, उन्होंने बिना डाइवोर्स किए फॉर्मली कंप्लीटिंग दी डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स, उसने कहा कि मैं तो मुसलमान बन गया, उसने दूसरी शादी कर ली जी. तो कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ. आप जब आपने शादी की तब आप हिंदू थे, तो आपने फिर दोबारा कैसे? हाँ, जब तक आपका डाइवोर्स नहीं हुआ जी, जो आपने हिंदू मैरिज एक्ट में शादी किया उसका तो आपको भुगतना पड़ेगा. जी जी. सो देन उनका ये कमेंट था कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए जी जी, जिससे ये ऐसी हेरा फेरी ना हो. अच्छा. और उन्होंने उसके खिलाफ लिखा, द जजमेंट वाज अगेंस्ट दैट मैन हु जिसने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया था इस्लाम में दूसरी शादी के लिए. तो वो कहने लगे ये धोखा है, इसके लिए नहीं होना चाहिए. और उन्होंने बड़े हार्श वर्ड यूज़ किए थे कि इतने सालों से इसको क्यों ठंडे बस्ते में रखा गया है. जी जी. एंड जो जस्टिस कुलदीप सिंह थे उन्होंने बहुत अच्छा मतलब जजमेंट दी हैं. बड़े एमिनेंट लॉयर भी रहे पंजाब एंड हरियाणा सुप्रीम कोर्ट के भी. तो ही वाज द डायरेक्टली अपॉइंटेड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सिख समाज में देश में उनका बहुत बड़ा नाम है, आज भी बुजुर्ग हो चुके हैं. हम उनसे गाइडेंस लेते हैं कि सिख इश्यूज़ पे जी. तो एक मिनॉरिटी जज ने इसकी ज़रूरत को महसूस किया जी, कि कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत है और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए. उसके बाद कम से कम 8 और जजमेंट आ चुकी हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं. तो 2000 जो लास्ट हमारा लॉ कमीशन था, 21st लॉ कमीशन, उन्होंने इसके बारे में एक जो पेपर भी तैयार किया था और उसके उन्होंने सर्कुलेट भी किया. एक क्वेश्चनियर या उनका नॉट क्वेश्चनियर, उनके लिए कोई कंसेप्ट पेपर या उनका किसी को कोई राय देनी हो उसके लिए एक पेपर भी बना के सर्कुलेट किया था. तो अभी ये फाइनल नहीं हुआ था कि ये द न्यू लॉ कमीशन केम इनटू एग्जिस्टेंस. तो अब ये इस पे किस लॉ कमीशन ने अब भी फिर लोगों की राय मांगी है जी. मैं तो सभी को यही कहूँगा कि आप इसको पढ़िए, इस पे विचार कीजिए और अपनी राय जो है लॉ कमीशन को दीजिए, जिससे जो वही असली प्लेटफॉर्म है जिनको इसके बारे में सरकार को रिकमेंड करना है या कोई फैसला लेना है. सर, काफ़ी सारी जो माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं कंट्री में, उन्होंने कहा है कि जो ये कंट्री का एक सोशल फैब्रिक है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा.
देखो ऐसा है, दो चीज़ें हैं। पहली बात कि अपोजिशन का काम होता है किसी का विरोध करना जी। वो कभी भी, आजकल तो इतनी गिरावट आ चुकी है, हमने वो समय भी देखा है जब भारत सरकार ने अपोजिशन लीडर को भेजा था कि आप जाइए और हमारे यूएनओ में हमें डिफेंड करके आइए। अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे, वो हमने समय देखा है। अब हमने समय देखा है देश की डिफेंस के बारे में, देश की एक्सटर्नल पॉलिसी के बारे में, वो भी लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं। उनको ये पता नहीं है कि विरोध हमें मुद्दों का करना है, भारत की इज्जत का विरोध नहीं करना जी। और विदेश में जाके विरोध नहीं करना। लेकिन अगर हम इसको देखें तो, क्योंकि मैं तो एक सिख हूँ, मैं अपने धर्म की बात करूंगा, दूसरों की अपने अपने धर्म की बात करने। जी, वो क्वेश्चन भी है कि सिख कम्युनिटी को कैसे अफेक्ट करेगा। जी। ऐसा है कि कोई भी जो इसको हिंदू मैरिज एक्ट भी जो लॉ है या मुस्लिम लॉ है या दूसरे लॉ है, पहले तो ये है कि क्या भारत में कहीं किसी जगह ये लागू है? यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा में लागू है जी। और 1867 से है और पोर्चुगीज ने किया है और अब तक चल रहा है, वहाँ कोई झगड़ा नहीं हुआ। सिक्किम में भी ऐसा ही है कि जब पुराने राजा थे वहाँ 75 से पहले जी। जो उनका कोड था वो आज हमारे देश में भी उसी तरह ही चल रहा है। ये उसमें सिक्किम में सेम सिविल कोड है, ऐसा ही और एक आध स्टेट में भी है। तो जैसे सिख धर्म में भी आनंद मैरिज एक्ट बना। हाँ जी। आनंद मैरिज एक्ट बना 1909 में। उसमें ये था कि जो सिख शादियां होती थी उनको मान्यता नहीं दी जाती थी गुरु ग्रंथ साहब के सामने जो शादी होती थी। तो उन्होंने कहा कि इसको मान्यता मिलनी चाहिए, तो वो एक्ट पास हो गया जी। लेकिन एक्ट को लागू कराने के लिए रूल्स बनाने होते हैं, परफॉर्मास बनते हैं जी। जिससे, क्योंकि लॉ इज़ फॉर द गाइडेंस ऑफ द पब्लिक एंड रूल्स आर फॉर द गाइडेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़, जिसको आगे उसको बढ़ाना है। लेकिन बदकिस्मती से आज तक आनंद मैरिज एक्ट में रूल्स ही नहीं बने। पंजाब जहाँ सबसे बड़ी सिख आबादी है वहाँ आज भी आनंद मैरिज एक्ट लागू नहीं है। हाँ जी। अब देख लीजिए हाउ सीरियस वी आर इनटू इट। और मैं जब से आया हूँ उसके बाद फिर एक उसमें जो है चेंज आई उस एक्ट में, उसको अमेंड किया गया 2012 में। उसमें क्या अमेंडमेंट हुई कि आनंद, पहला एक्ट था आनंद मैरिज एक्ट जी। अब उसमें 5 इंग्लिश के शब्द शामिल कर दिए, KARAJ, कारज। दिस इज नाउ नोन एज आनंद कारज मैरिज एक्ट, आनंद कार्य। पहले हमारे, जब मैं छोटा था तो ये शादी जो हमारी होती थी गांव में देहात में बोलते थे कि आनंद पढ़ाउण चले हैं। हाँ जी। सो वो सेरेमनी को आनंद सेरेमनी कहते थे। अब थोड़ी डेवलपमेंट हो गई, अब उसको आनंद कारज कहने लगे, तो अब उसमें कारज शब्द लागू हो गया। लेकिन मेरी डिस्पाइट माई एफर्ट ड्यूरिंग द लास्ट 1.5 ईयर, आप हैरान हो गए, अभी भी मैं 9 स्टेट तक ही लागू करा सका हूँ। चंडीगढ़ में अब मार्च में हुआ है, पंजाब में तो आज भी नहीं हुआ और मैं कंटिन्यूसली लिख रहा हूँ। तो अगर तो कोई सीरियस है, कितनी बार सरकारें बनी, मैं एक पार्टी की नहीं कहता, सभी की पार्टी की सरकारें बनी और 90% जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, सिवाय 3-4 आदमियों को छोड़ के, सारे सिख हैं। आज भी हम गुरबानी के प्रसारण के लिए झगड़ा हो रहा है, लेकिन ये आनंद मैरिज एक्ट आप क्यों नहीं लागू कर रहे? इसके लिए रूल्स क्यों नहीं बना रहे? इसके परफॉर्मे क्यों नहीं बन रहे? आपको क्या लगता है क्यों नहीं कर रहे हैं? सीरियस नहीं है, अपनी कौम के लिए काम करने के लिए सीरियस ही नहीं है। वो तो एक इसको दे, जैसे अब आया वो जो ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है कि जो सरकार करेगी उसका विरोध करेंगे। हमने, सरकार ने तो ये लॉ कमीशन ने किया है, अभी गवर्नमेंट की तो कोई इसमें नहीं है,
तो हम भी बहुत सारे कमीशन में ऐसी स्टडीज़ करते रहते हैं, और जो चीज़ अच्छी है उसको होना भी चाहिए। लेकिन पीएम ने इसके ऊपर बोला है। नहीं, पीएम ने को हम सभी बोलते हैं इसके लिए, अगर ऐसा। दूसरी है लॉ ऑफ अडॉप्शन। जी। मुस्लिम में लॉ ऑफ अडॉप्शन नहीं है, सिखों में भी लॉ ऑफ अडॉप्शन नहीं है। तो इसके दूसरा आएगा लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड लॉ ऑफ डाइवोर्स। जी। लॉ ऑफ डाइवोर्स में भी बहुत सारा, सिख धर्म में तो बनाया ही नहीं। जी। और मैं आपको मतलब इट इज़ फॉर योर नॉलेज कि आप इसका चेक करिए कि जो हमारे एसजीपीसी के प्रेसिडेंट थे मिस्टर जीएस टोडा, वो 1972 से 2004 तक मोस्ट ऑफ द टाइम ही वाज इन द राज्यसभा और लोकसभा। उन्होंने भी कभी नहीं सोचा कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या ये दूसरा, क्योंकि वो एसजीपीसी को हेड करते थे, वहाँ बैठते थे, विचार करते थे। वो तो केवल सिखों की समस्याओं की बात करते हैं। श्री जगदेव सिंह तलवंडी, वो प्रेसिडेंट रहे एसजीपीसी के भी, अकाली दल के भी, मेंबर पार्लियामेंट रहे जी। किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। तो ये काम तो करना ही है किसी ना किसी को। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी बनना है, लॉ ऑफ डाइवोर्स भी बनना है, ये हमारी जीवन की ज़रूरतें हैं। तो उसके लिए लॉ ऑफ अडॉप्शन भी चाहिए। तो मैं समझता हूँ इन द एब्सेंस व्हेन देयर इज़ ए नो लॉ देयर शुड बी सम लॉ। उसके लिए यही है कि जो प्रपोज़ल गवर्नमेंट ऑफ लॉ कमीशन ने भेजी है, जो हमसे राय मांगी है, उसके बारे में जो भी आपको लगता है जी। जो भी किसी के मन में जो एप्रीहेंशंस हैं, जो उनको अच्छा लगता है, इसको और बढ़िया कैसे बनाया जा सकता है, उनको सुझाव देने चाहिए। गैलरी में खेलने की बजाय लॉ कमीशन से सीधी बात करें ना। सर, एक और बात ये आती है कि अगेन माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है कि जो एक माइनॉरिटीज़ की एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी होती है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड सबको फिर एक तरह से देख रहा है। देखो ऐसा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी तो मैंने आपको बोला ये इनिशियल स्टेज में है, बिल्कुल। लेकिन इंग्लैंड में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड है। वहाँ क्या सिखों की आइडेंटिटी अलग नहीं है? क्या मुस्लिम्स की आइडेंटिटी अलग नहीं है, या दूसरे लोगों की अलग नहीं है, बौद्ध की अलग नहीं है? ये एप्रीहेंशंस जो है ना, कंफ्यूज किया जाता है लोगों को, एप्रीहेंशंस क्रिएट की जाती हैं। अमेरिका में कौन सा अलग अलग इनके लॉ है? वो तो बड़े कंट्री हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो वहाँ क्यों नहीं है? फ्रांस में तो लॉ को मानते ही नहीं। फ्रांस में ये जो मैरिज धर्म के आधार पे होती है, इनकी मानता ही नहीं है, बिकॉज वहाँ तो कम्युनिज्म 200 साल पहले से था, और स्टिल वो उसी पे चल रहे हैं कि हम धर्म को मानते ही नहीं हैं। तो उसमें अगर वहाँ धर्म एग्जिस्ट करते हैं, तो हमारे देश में जहाँ तो नाम ही धर्म की पूजा से शुरू होता है, चाहे कोई धर्म हो, हम सभी धर्मों की इज्जत करते हैं, यहाँ धर्म को क्या नुकसान हो जाएगा? The Muslim community have also expressed apprehension over the proposed uniform civil code. So, what are your views on that? किसी कम्युनिटी को कुछ बनाने का काम हुआ। अभी आप देखिए, ट्रिपल तलाक की बात किसी सरकार ने नहीं की, सुप्रीम कोर्ट ने की जी। इस मसले में भी सुप्रीम कोर्ट का लीड है। देखो उसमें जो समाज की, जो किसी हर को, जो मेरी बेटी है, आप भी औरत हैं, मेरी बेटियां हैं, मेरी बच्चियां हैं, मेरी तो अब ग्रैंड डॉटर्स भी बड़ी हो गई, क्या उनको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? क्या उनको बराबरी का हक नहीं मिलना चाहिए? तो उसमें जो है उसको किसी ने, मैं समझता हूँ, मैं उनकी सारी एप्रीहेंशंस मान लेता हूँ, फिर भी यही कहूँगा कि आप जो अखबारों में बोल रहे हैं वो लॉ कमीशन के पास बोलिए, विद उसके साथ अपना लेके जाइए जो आपको एप्रीहेंशंस हैं, और दुनिया भर में देखिए कहाँ धर्म को खतरा हो गया। इट इज़ वेरी सिंपल, दे शुड ऑल्सो अप्रोच द लॉ कमीशन and answer to the questionnaire which they have sent, and send their proposals and anything. This is mostly in yes or no. Right. The questionnaire. The questionnaire. So उसमें उनको भेजना चाहिए, ये सारे उसके लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ ये पब्लिक नोटिस है, क्वेश्चनर भी नहीं है,
दो उसके साथ एक प्रोफार्मा लगा हुआ है विच यू नीड टू फिल जी एंड विद ऑल योर, उसमें कहीं क्वेश्चनियर नहीं ले, क्वेश्चनियर्स ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड, दिस इज क्वेश्चनियर, इसमें सभी जो है उसका सब कुछ लिखा हुआ है, उनको सभी को जाना चाहिए। जी डर के नहीं कोई काम होता, ना डराने वाला सही आदमी है, आपको बात समझनी चाहिए, फिर उसको खुद देखना चाहिए कि इसमें हमें क्या लाभ है, हमें क्या करना चाहिए। सर, एक अखिल भारतीय वनवासी कल्याण है जो कि आरएसएस से एफिलिएटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, ट्राइबल्स के लिए काम करती है, उन्होंने भी कमीशन को लिखा और ये जो अभी पार्लियामेंट्री पैनल है उनको लिखा है कि ट्राइबल्स को इसके परव्यू से बाहर रखें। तो अगर हर ऑर्गेनाइजेशन या कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन, कुछ और जगह के, अगर वो सभी बोलेंगे कि हमको बाहर रखें तो यूसीसी होगा किसके लिए? देखो ऐसा है जी, ये क्वेश्चनियर है, उन्होंने अगर लिख दिया तो बहुत अच्छा किया, उनको अपनी एप्रीहेंशंस को निवारण करना चाहिए, उनको जो है उसको ये लगे कि हमें सुना गया है, इसीलिए तो है, ये बहुत अच्छा किया। और भी जो लोग कहते हैं कि इसमें हमें डर लगता है, उनको दे शुड अप्रोच दी लॉ कमीशन जी और उनसे बात करें। सर, शिरोमणि ये गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, उन्होंने भी कहा है कि जो ये एक तरह का लॉ लाने की बात हो रही है, बिल्कुल भी इसकी ज़रूरत नहीं है, अपना स्ट्रॉन्ग उन्होंने इसका ऑपोजिशन रजिस्टर भी किया है। देखो, मैंने आपको अर्ज़ किया है कि जो आदमी अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन कर रहा है, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, उसको राजनीति के लिए धर्म की जगह कोई और बात चुननी चाहिए। अब तो हमारे संविधान में के द्वारा भी ये आ गया कि इलेक्शन में धर्म को यूज़ ना किया जाए। मेरी उनको गुजारिश है कि सिख धर्म 500 साल से 550 साल से पुराना धर्म है, 100 साल से ज़्यादा समय SCPC को बने हो गए जी। आप बताइए कोई सेशन ऐसा आपने किया हो जिसमें आपने केवल इस पे चर्चा की हो कि हमारी बेटियां जो हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, उनका लॉ ऑफ डाइवोर्स कैसे बने, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कैसे बने, और लॉ ऑफ जो है अडॉप्शन कैसे हो। अभी तक कभी सोचा ही नहीं है। आपने तो कभी ये भी नहीं सोचा कि पिछले 75 साल में कि आनंद मैरिज एक्ट लागू हो। और जब सरदार प्रताप सिंह कैरो चीफ मिनिस्टर बने, पहले तो 2 गोपीचंद भार्गव और भीमसेन सच्चर, हम कह सकते हैं कि वो पूरे सिख नहीं थे, तो उनको भी आपने नहीं कहा कि ही ओरिजिनली फ्रॉम अकाली दल कि भाई तू अब सिख बन गया है प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर, तो आप इसका लागू कर दीजिए। जी। कोई नया कानून थोड़ी बनना, कानून तो 1909 का बना हुआ है, उसके रूल्स ही बनने थे। आज भी हम कह रहे हैं कि रूल्स बनाओ। तो मैं समझता हूँ हमें काम करना चाहिए, समाज के लिए काम करना चाहिए। जैसे 1955 में, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इतिहास में दबी हुई हैं। 4 नवंबर 1955 को श्री जवाहरलाल नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने श्री अकाल तख्त पे एक सभा की। मुझे तो पहली बार लग रहा है कि अकाल तख्त पर दूसरे आदमी तो कहते नहीं है कि वो जा सकता है, लेकिन वो कैसे सभा कर गए। और उन्होंने तब अकाली दल की मांग थी कि हमें ये जो क्योंकि हम जाति पाति को नहीं मानते, सिख धर्म में तो जात पात है ही नहीं, वी आर ऑल सिख एंड एक ही बाप के बेटे हैं, एक माँ के बेटे हैं, गुरु गोविंद सिंह जी के और माता साहेब कौर के, और अनंतपुर साहब के रहने वाले हैं, जाति पाति कहाँ आएगी। तो लेकिन SGPC अकाली दल की मांग पे उन्होंने मान लिया कि जैसे रिजर्वेशन शेड्यूल्ड कास्ट को दी जाती है हिंदू धर्म में, ऐसे ही सिखों को भी मिलेगी। जी। ये आपने धर्म के खिलाफ ही आपने मांग लिया। तरक्की का और भी कोई रास्ता अच्छा हो सकता था, यही थोड़ी है। सो इसमें जो है मैं तो आप धर्म को मानने वाला आदमी हूँ और बचपन से अमृतधारी हूँ। मैं सिख धर्म की आगे बढ़ने के लिए अरदास करता हूँ, और समाज देश का सबसे अच्छे लोग हैं जिनको गुरु साहब ने तो कहा कि ये देवते हैं, जो लोगों की बाजार सड़कों पे लंगर लगा के बैठे हैं, हॉस्पिटल्स में जाके सेवा करते हैं। कोरोना में कितनी सेवा सिखों ने की। दुनिया में कहीं भी मुसीबत हो, कोई ना कोई सिख वहाँ सेवा करता नज़र आएगा। सो ऐसी कौम को जो दिशा है
उसको अच्छी देनी चाहिए। जी सर, एक प्रश्न थोड़ा यूसीसी से हटके, एक कन्वर्जन को लेके जो कि स्पेशली पंजाब में हो रहा है, उसके ऊपर आपने काफ़ी चिट्ठियाँ लिखी हैं, इस इशू को काफ़ी आपने उठाया है, तो अभी कहाँ तक ये बात पहुँची है? जहाँ से चली थी वहीं है जी, क्योंकि नॉन सीरियस अप्रोच है। जहाँ मुझे अपने धर्म को मानने की इजाज़त है, अपने धर्म को जो है आगे उसको भी हम प्रीच करें, कोई इतराज़ नहीं है जी, लेकिन कोई ये कहे कि मेरा धर्म आपके धर्म से अच्छा है, ये तो हमारे धर्म की जो मानता है उसके खिलाफ है। जी, क्योंकि जो लोग ऐसे करके लोगों को कुछ ये कह के कि हम आपको ठीक कर देंगे, तो जो अगर ठीक कर देंगे तो फिर तो ये हॉस्पिटल बंद ही हो जाने चाहिए। जी, अगर प्रेयर से हो जाता है तो फिर डॉक्टर ज़रूर रखने हैं, प्रेयर करने के लिए प्रीस्ट ही रख लो। और एक की प्रेयर से भगवान मान जाता है, मेरी प्रेयर से क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि गॉड इज़ ओनली वन। उसको हम अल्लाह कह लें, गॉड कह लें, वाहिगुरु कह लें, जो भी है वो तो एक है। राम कह लें, कृष्ण कह लें, नारायण कह दें, कुछ नाम तो, देयर इज़ ओनली वन गॉड, दो तो है नहीं। तो अगर गॉड मेरी प्रेयर सुनेगा तो आपकी क्यों नहीं सुनेगा? बट क्या सर कोई पर्टिकुलर एरियाज हैं जहाँ ये नंबर्स बढ़े हैं कन्वर्जन के पंजाब में? उसमें हो रहा है, वो आप क्लेम कर रहे हैं कि हमने लोगों को किया है। दिस इज़ डिसीटफुल मैनर, जिसके बारे में हम नहीं चाहते। धर्म प्रचार होना चाहिए। क्रिश्चियनिटी अब नई नहीं आई, यहाँ हज़ारों सालों से क्रिश्चियनिटी है। लोगों ने अपनी सेवा की है। जहाँ भी कोई हॉस्पिटल आपको चाहिए वहाँ किसी ना किसी सेंट के नाम से मिलेगा। बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो कैथोलिक्स ने बनाई हैं, जी, लेकिन वो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स मेरे पास भी यहाँ आए थे। वो कहते थे हम तो वी डोंट बिलीव इन कन्वर्शन, हम तो इसमें नहीं, ये जो कोई कर रहे हैं ये कोई और आदमी है, इनको जो अपने धर्म का मिसयूज़ कर रहे हैं, इसको सरकार को उसके बारे में पता करना चाहिए, अपने उसको रोकना चाहिए अगर वो गलत कर रहे हैं। अगर सही कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अपने धर्म का प्रचार करें, क्रिश्चियनिटी को माने। क्योंकि जो पंजाब के लोग हैं या पूरे देश में गुरुओं को मानते हैं, हम तो कहते हैं वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचारे। सभी धर्म ग्रंथ बढ़िया है, अच्छी बातें बताते हैं और अच्छी बात अच्छे तरफ लेके जाते हैं। मेरे लिए तो अभी हमारे गुरु ने लिखा है कि गुण गीता रोज बखानी है, गीता के गुणों की रोज बख्यान होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। सो ऐसे धर्म को मानने वाले हम तो, हमें तो किसी धर्म से कोई किसी किस्म का ना डर है, ना किसी किस्म का कोई भय है और ना ही किसी से द्वेष है। सर कनाडा से लेकर यूएस यूके तक जो एक खालिस्तान के समर्थक हैं वो सड़कों पर आए हैं, वहीं पर हमने देखा है कि वहाँ के जो इंडियंस हैं वो भी इसका काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जिस तरह से ये लोग सड़कों पर आए हैं। आप किस तरह से इसको पूरा देखते हैं जो ये एक है? देखो, भारत में पंजाब देश का बॉर्डर स्टेट है और उस बॉर्डर स्टेट पे पाकिस्तान हमेशा कोशिश करता रहा है कि यहाँ डिस्टर्बेंस रहे। तो हमारी आबादी जो पंजाबियों की है बाहर 30-40 लाख से ज़्यादा है, सिखों की आबादी। और जो आपने आंकड़े पढ़े हैं, मैंने भी देखे हैं, कहीं 20 है कहीं 30 है, तो ये तो मुट्ठी भर भी नहीं बनते जी, ये तो चुटकी भर बनते हैं। तो अगर चुटकी भर लोग जो हैं समाज को बदनाम कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। इसके लिए हमें जो है आगे काम करना पड़ेगा, तभी जाके ये सिख समाज ऐसा नहीं चाहता। हम तो भारत के लिए जान देने वाले लोग हैं। भारत में हमें क्या नहीं मिला? हमारे राष्ट्रपति बने हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर बने हैं, हम फौजों के जर्नैल बने हैं, हमने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। जहाँ हम, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ हम नहीं हैं। जी, हम फिल्म इंडस्ट्री में भी हैं, और हम जो कोई ऐसा फील्ड नहीं है, हम स्पोर्ट्स में सबसे आगे हैं। तो हम तो ये जो हमारा देश में हमें जितनी इज्जत सत्कार यहाँ मिल रहा है शायद और कहीं ना मिल पाए। हम अपने लोग आप चुनते हैं, अगर हमें हमारे चुने हुए नुमाइंदे हमारी बात नहीं करते तो हमें अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए
कहीं हम कोई गलत वोट तो नहीं डाल गए। जी। लेकिन हमारा देश मजबूत देश है, सिख भारत के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। हम ये हमारा अपना देश है, इसमें तो कोई बात हो ही नहीं सकती। देयर कैन नॉट बी एनी। मैं अभी गया था यूपी में, तो वहाँ एक है ये बिजनौर के पास, जहाँ भाई धर्म सिंह जहाँ से पहले 5 प्यारों में थे, जिनको गुरु गोविंद सिंह साहब ने अमृत छिकाया था, तो वहाँ 70 गांव प्रसादे जाटों के हैं, तो दे बिलीव इन सिखिज़म। तो अभी धीरे धीरे उनमें से बहुत सारे लोगों ने अपने जो केस है वो कटवा दिए हैं, लेकिन फिर भी अभी वो लोग, उनमें कोई ना कोई सिख है। तो हमने उनको अप्रोच नहीं किया, हम उनको थोड़ी छोड़ के जाएंगे। सारे देश में असम में सिख बैठा है, सारे दुनिया में, हमारे देश में जितनी आबादी पंजाब में है, कम से कम 40% सिख जो है भारत के दूसरे हिस्सों में बैठा है। हम एक बात करके बाहर का आदमी एक चुटकी भर वो अपना सारी कौम को बदनाम करे, ऐसा नहीं हो सकता। और कौम देश के लिए, देश ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमने देश के लिए किया है, हमने कुर्बानियाँ दी हैं, इसलिए कि ये मेरा भारत है। जी जी। हाँ जी, तो भारत मेरा है, तो मैंने इसकी सुरक्षा भी करनी है। जो हमारे जर्नैल हैं वही लड़ते हैं। जनरल हरबख्श सिंह, जब उसको यहाँ से हुक्म भी हो जाता है कि तो आप वापस आ जाओ 65 में, तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं एक अभी हम लाहौर छोड़ के आए हैं, हमारे साथ थोड़ी छोड़ेंगे, आगे जाके लड़ेंगे। और जो आपके बाद 65 की जो जंग का हुआ, हमने जीती जंग। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने इसी दिल्ली में जनरल हरबख्श सिंह को, जब उनको सरोपा में श्री साहब भेंट की गई तलवार, तो उन्होंने कृपान जो है, तो उन्होंने वो जनरल हरबख्श सिंह को दे दी कि यू डिज़र्व इट, है ना। सो ऐसा हमारा हमेशा मान सत्कार रहा है। कुछ ज्यादतियाँ हुई हैं, जिन लोगों ने ज्यादतियाँ की हैं उनको सज़ा अभी तक नहीं मिल पाई पूरी, जिसके लिए मोदी जी और पूरी सरकार उसके लिए प्रयत्नशील है। ये पूरी कॉन्स्पिरेसी जो है, GBS सिद्धू साहब जो रॉ के उस समय के अधिकारी रहे, उन्होंने एक्सपोज की है। और उनकी बात बड़ी ये है कि वो जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर रहे सर स्वर्ण सिंह, बड़े नाम थे, कांग्रेस के बड़े लीडर थे पंजाब के या देश के बड़े लीडर, उनके दामाद हैं। और वो सो ही हैड एन एक्सेस टू एवरीथिंग फैमिली में। तो वो बताते हैं कि ये क्या खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, आप पढ़िए, आपको अपने आप पता चल जाएगा क्या हो रही है। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। दिस इज नीलम पांडे रिपोर्टिंग फ्रॉम द प्रिंट।